कौन सा डे है आज परफेक्ट एनालिसिस का? मई का करंट अफेयर्स का कौन सा क्लास होगा? ठीक है, 4 नंबर है। ठीक है, ये डे 4 होगा आपका। ठीक है, डे 4 का आपका करंट अफेयर्स है। आज हम लोग को मुख्यतः क्या पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, पूरा इंटरनेशनल क्रम को हम लोग को देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 6 है। कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम 6 है, इसको ध्यान में रखिएगा। और वॉल्यूम 6 का मई महीने के करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिहार पढ़ा था, और हमारी जो 2 वीडियो जो होगी पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में जो प्लेलिस्ट में होगा, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय देखा था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पहला टॉपिक जो ये रहा, भारत ने मालदीव को आवश्यकता वस्तुओं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ठीक किया है। ठीक है, तो भारत ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पे मतलब क्या किया है, तो प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पे मतलब क्या किया है, तो प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें कहा गया है कि निषिद्ध या प्रतिबंध के रूप में वर्गीकृत आवश्यक वस्तुओं केवल भारत के 4 विशेष बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। नामित बंदरगाह कौन है जहां से मतलब इन वस्तुओं को मतलब निर्यात किया जा सकता है? तो गुजरात में मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन समुद्री बंदरगाह, महाराष्ट्र में नहा नहवा सेवा। ठीक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। नई दिल्ली में आईसीडी तुगलकाबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे पोर्ट हैं जहां से मतलब क्या होता था, इनका निर्यात करते थे। तो इन सभी जगहों से सब निर्यात हो सकता है, बाकी सभी जगह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो भारत ने किस देश को आवश्यक वस्तुओं को निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो देश का नाम क्या होगा? मालदीव। ठीक है, किसने प्रतिबंध लगाया? तो भारत के विदेश व्यापार, ठीक है, महानिदेशालय के मालदीव की आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पे क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कहा गया कि निषिद्ध या प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत आवश्यक वस्तुओं को केवल 4 विशिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। इसमें कौन सा बंदरगाह है? मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में पड़ता है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। नौहा सेवा की बात करें, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और नई दिल्ली में आईसीडीसी तुगलकाबाद। नई दिल्ली में भी बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन सभी जगह से किया जा सकता है। न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड के वेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए समझौता किया है। न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड, ठीक है, कौन सा है? न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको? वेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए समझौता किया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने, ठीक है, वांगानुई नदी को कानूनी इकाई के रूप में घोषित किया है। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक नदी को मानव का दर्जा दिया गया है। किस नदी को मानव का दर्जा प्राप्त है? किस नदी को मानव का दर्जा दिया गया है? नहीं जानते हैं? गंगा नदी को मानव का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसी तरह न्यूजीलैंड ने सबसे पहले देखें किसने वांगानुई नदी को कानूनी इकाई के रूप में घोषित किया है। ठीक है, एक कानूनी व्यक्ति, लीगल पर्सन, एक मानव या गैर मानवीय कानूनी इकाई जिसे कानूनी उद्देश्य को एक व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। ठीक है, एक कानूनी व्यक्ति उन सभी सामान्य कानूनी व्यवसायों में संलग्न होने के सक्षम है जिनमें एक वास्तविक व्यक्ति भाग ले सकता है। ठीक है, मतलब वास्तविक व्यक्ति के पास जो भी शक्तियां होगी वो एक कानूनी व्यक्ति के पास भी होगा। ठीक है, जैसे मुकदमा किया जा सकता है, मुकदमा दायर कर सकते हैं, संपत्ति का मालिक हो सकता है, अनुबंध में प्रवेश करना, सब कुछ शामिल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड ने व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए समझौता किया है। इससे पहले न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो किस नदी को कानूनी इकाई घोषित किया? वांगानुई नदी। फिर से रिपीट कर रहा, नाम इंपोर्टेंट है। क्या नाम है नदी का? रिपीट कीजिए मेरे साथ। वांगानुई नदी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब आते आगे। इजराइल का ऑपरेशन आयरन शील्ड, कौन सा ऑपरेशन है? तो इजराइल का कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन आयरन शील्ड। ठीक है, इजराइल ने ईरान द्वारा लॉन्च, ठीक है, इजरायल ने ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोकने को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन आयरन शील्ड का नाम दिया है। कहते हैं ऐसे, ईरान ने जब इजरायल के ऊपर जो हमला किया तो लगभग 99% उसके रॉकेट हमला को, ठीक है, इजरायल का जो आयरन डोम जो था, जो कि एक उसका क्या बोलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने मतलब उसको विफल कर दिया। इजरायल एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली द्वारा संरक्षित है जिसमें एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम सक्रिय रक्षा प्रणाली शामिल है। एरो 2, एरो 3 मध्यम से लंबी दूरी के मिसाइलों को रोकती है, जबकि डेविड स्लिंग छोटी से मध्यम और मध्यम से लंबी दूरी के मिसाइलों को रोकती है। इजरायल की आयरन डोम दुनिया की पहली मिसाइल रक्षा प्रणाली से कम दूरी के रॉकेट और यूएवी खतरे को निपटने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, आयरन डोम ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे और क्या है। इजरायल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली भी तैयार की। ठीक है, तो आयरन डोम तो है,
आयरन डोम जो है इसकी सीमा में किसी भी रॉकेट वगैरह को प्रयोग मतलब प्रवेश करने से पहले उसको हवा में ही मार सकती है। लेकिन आप इन्होंने अपना सी डोम भी, मतलब इन्होंने अपना समुद्री संस्करण भी आयरन डोम का लॉन्च कर दिया है। इजरायल ने इलियट के पास इजरायल ने इलियट के पास संदिग्ध हवाई लक्ष्य के खिलाफ जहाज पर लगे सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली के एक नौसैनिक संस्करण है। मतलब आयरन डोम तो इसके पास है ही, लेकिन उसी का नौसैनिक संस्करण की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको सी डोम हो जाएगा, जिसका उपयोग कहां पे कर सकते हैं, जिसका उपयोग उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह पर खतरों को बचाने के लिए किया जा सकता है। सी डोम जो है तो कैसे मार करेगी, तो हवा मतलब उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह खतरों पे बचाने के लिए किया जा सकता है इसका प्रयोग। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली जो तैनात और युद्धाभ्यास करने वाली सेनाओं की रक्षा करता है। तो हमारे पास भी अपना है, अपना हम लोगों ने अपना विकसित कर रखा। हमारे पास क्या समर है, हमारा समर है ना। उसके बाद हमारे पास S-400 है जो कि रशिया से हमने खरीदा है। आयरन डोम की बात करें किसका है, आयरन डोम किसका, इजराइल का है। ठीक है, यूएसए के पास भी, यूएसए के पास कौन सा है, यूएसए के पास थार है। क्या है यूएसए के पास, थार। ठीक है, थार हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास 4 व्हीलर है। ठीक है, यूएसए के पास एयर डिफेंस सिस्टम थार है। ठीक है, धूमकेतु पोन्स। ठीक है, धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स सूर्य के सर्वाधिक समीप आया है। ठीक है, धूमकेतु, हम जो एक धूमकेतु की बात करते हैं कि हमारे पास हेली धूमकेतु जो कि दिखता है, कितने वर्षों के बाद दिखता है हेली धूमकेतु, कितने वर्षों के बाद दिखता है, 76 वर्षों के बाद दिखता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पोन्स ब्रुक्स क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो आपके पास यही आएगा, तो भाई साहब बताओ ये पोन्स ब्रुक्स क्या है। तो क्या है पोन्स ब्रुक्स, ये ध्यान रखिए, धूमकेतु है। क्या है ये, तो धूमकेतु है। क्या है ये, तो धूमकेतु है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट क्या निकल कर आया, तो सूर्य के सर्वाधिक समीप आ गया है। ठीक है, कितने तारीख को, ठीक है, तो धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स 21 अप्रैल को आएगा सूर्य के सर्वाधिक समीप। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स वर्तमान बृहस्पति के निकट परिक्रमा कर रहा है। कहां पे कर रहा है, बृहस्पति के निकट परिक्रमा कर रहा है। इसने 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे निकट बिंदु पे अपनी उपस्थिति दर्ज की है। धूमकेतु पोन्स, ठीक है, सूर्य के चारों 71 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। कितने वर्ष लग जाते हैं इसको परिक्रमा पूरा करने में, तो 71 वर्ष लग जाता है। एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो कौन सा मतलब धूमकेतु जो है जो कि सूर्य के सर्वाधिक समीप आ गया था, तो ध्यान रखिए उसका नाम क्या, पोन्स ब्रुक्स। ठीक है, दूसरी बात पोन्स ब्रुक्स की बात करेंगे तो क्या है, तो एक धूमकेतु है। ठीक है, दूसरी बात एक पोन्स ब्रुक्स धूमकेतु जो कितने वर्षों में मतलब सूर्य की परिक्रमा कर सकता है, तो 71 वर्षों में क्या कर सकता है, तो सूर्य की परिक्रमा कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। चीन में दुनिया का पहला ऑर्बिटर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, तो चीन में दुनिया का पहला क्या किया जा रहा है, ऑर्बिटर विकसित किया जा रहा है, तियांगतोंग। ठीक है, ध्यान रखिए, तियांगतोंग। तियांगतोंग एक दुनिया का पहला उपग्रह जो स्मार्टफोन को सीधे उपग्रह कॉल करने की अनुमति देगा। तियांगतोंग की बात करेंगे तो दुनिया का पहला उपग्रह है जो स्मार्टफोन को सीधे उपग्रह कॉल करने की अनुमति देगा। तियांगतोंग 1 ग्राउंड आधारित बुनियादी ढांचे जैसे बेस ट्रांसीवर स्टेशन या फिर सेलुलर टावरों की आवश्यकता के बिना स्मार्टफोन कॉल करने को सक्षम करने में क्या है, सक्षम है। तो ध्यान, चीन की बात करेंगे, दुनिया का पहला ऑर्बिटर विकसित कर रहा है जिसका नाम क्या है, तियांगतोंग। इससे फायदा क्या होगा, तो विदाउट टावर का, ठीक है, स्मार्टफोन कॉल को सक्षम बनाने में क्या है, सक्षम है तियांगतोंग। उपग्रहों की, ठीक है, उपग्रहों की तियांगतोंग 1 श्रृंखला के 3 उपग्रह शामिल है जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू समकालीन कक्षा में स्थापित होगा। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही तो स्थापित करते हैं, जो मध्य पूर्व में प्रशांत महासागर तक पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को मतलब कवर करेगा। वोगेटा, ठीक है, वोगेटा में पानी की राशनिंग शुरू हुई है। तो एक हमने पढ़ा था सबसे पहले बोगोटा घोषणा। बोगोटा घोषणा किससे संबंधित है, डॉल्फिन से। ठीक है, किससे संबंधित है, डॉल्फिन से संबंधित है बोगोटा घोषणा। ठीक है, बोगोटा राजधानी है ना किसकी, किसकी राजधानी है, कोलंबिया की, कोलंबिया की राजधानी। कोलंबिया के राजधानी बोगोटा ने अपने जलाशयों का पानी का स्तर कम होने के कारण पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बोगोटा घोषणा पत्र जो है, ठीक है, बोगोटा डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है किससे संबंधित है, रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। कोलंबिया के राजधानी बोगोटा ने अपने जलाशयों के पानी का स्तर कम होने के कारण पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या स्थित है, या उत्तर में कैरेबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। बोगोटा दुनिया के सबसे उच्च राजधानी शहरों में से एक है जो एंडीज के एक पठार, ठीक है, अल्टीप्लानो कुंडी बायसेंस पे स्थित है। ठीक है, तो बोगोटा की बात करेंगे तो दुनिया के
सबसे ऊंचा राजधानी शहरों में से एक है, जो कि कहाँ पे, एंडीज के पठार पे। एंडीज के पठार की बात करें कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा या फिर साउथ अमेरिका में मिलेगा। एंडीज पर्वत की श्रृंखला श्रृंखला की बात करेंगे, कहाँ पे मिलता है, साउथ साउथ अमेरिका में, अमेरिका। ठीक है। कहाँ पे है, साउथ में, ठीक है। कहाँ पे, साउथ में मिलेगा, ठीक है। तो उसी के एक पठार है जिसका नाम है अल्टीप्लानो कुंडीवाइनेंस, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा कौन, बगोटा, बोगो। ठीक है। अब बगोटा को दिन क्यों चर्चा में था, तो रिवर डॉल्फिन, ठीक है, रिवर डॉल्फिन डिक्लेरेशन से संबंधित। माउंट एटना में एक बार फिर से दिखा ज्वालामुखी भंवर, माउंट एटना में एक बार फिर से दिखा ज्वालामुखी भंवर, जिसका नाम भंवर वलय दिखा है, ठीक है। ज्वालामुखी भंवर वलय को ज्वालामुखी धुएं के छल्ले के रूप में भी जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब मुख्य रूप से गैस और जल वाष्प ज्वालामुखी क्रेटर एक गोलाकार वेंट के माध्यम से तेजी से छोड़ा जाता है। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है। अगर पूछेंगे यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो माउंट एटना। ये भूमध्य सागर क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय टेक्टोटेनिक क्षेत्र में स्थित है, जो मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी बेल्ट का हिस्सा है। ज्वालामुखी भंवर बलक पहली बार 1724 में माउंट एटना में देखे गए थे। पहली बार कब देखे गए थे ज्वालामुखी भंवर, माउंट एटना में 1724 में देखे गए थे। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी माउंट वेसुसियस, एस्ट्रोमबली, ये दोनों का दोनों है। माउंट वेसुसियस भी है और एस्ट्रोमबली भी है, ठीक है। माउंट वेसुसियस किस देश में है, वेसुवियस रूस में है। हम्म? माउंट अमेरिका। वेसुसियस इटली है, आई थिंक इटली सर है। इटली में है, इटली होगा, ठीक है। इटली होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो बताए यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो माउंट एटना है, ठीक है। माउंट एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। क्यों चर्चा में था, तो फिर एक बार माउंट एटना में भंवर वलय ज्वालामुखी भंवर वलय आपको दिखा गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है। यूरोप में और कौन कौन सा मिलेगा, तो ध्यान रखना, माउंट वेसुसियस है, एस्ट्रोम्बली है, इसको भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में एस्ट्रोम्बली को जानते हैं, ठीक है। भारत ने नेपाल को एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान में दी है, ठीक है। तो हमने मतलब नेपाल को क्या दिया है, एम्बुलेंस दिया है और साथ में स्कूल बसें दिया है। भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नेपाल के विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें प्रदान की। 66 स्कूल बस दिया, साथ में हमने कितना दिया, 35 एम्बुलेंस जो था उनको दिया, ठीक है। 1994 में भारत द्वारा एम्बुलेंस और स्कूल बसों का दान स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ठीक है, नेपाल के प्रयासों को, उनके अस्थायी समर्थन को रेखांकित भी करता है, ठीक है। तो हमने कितने एम्बुलेंस दिए, 35 एम्बुलेंस दिए और 66 जो था क्या दिए हमको, उनको स्कूल बसें हमने उनको प्रदान किए, ठीक है। भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव समझौते से संशोधन हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भारत मॉरिशस की बात करेंगे, भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव समझौते से मतलब क्या है, समझौता हुआ है, संशोधन हुआ है। संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल है, जिसका उद्देश्य कर से बचाव का मुकाबला करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन के लिए मतलब क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है, हेलो हेलो। हाँ सर, क्लियर आवाज सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव संशोधन में संशोधन किया गया है। संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे, परीक्षण शामिल है, ठीक है, जिसका उद्देश्य कर से बचाव का मुकाबला करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन के लिए किए जाते हैं, ठीक है। भारत मॉरिशस कर संधि में पीपीटी परीक्षण की शुरुआत के साथ भारत कर अधिकारियों में मॉरिशस कर अधिकारियों द्वारा जारी टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट से परे निवेश की जांच करने की उम्मीद है। तो मतलब समझना से भारत और, ठीक है, ध्यान रखना। सभी लोग मतलब मुख्य रूप से देखने से भारत, ठीक है, ध्यान में, भारत और मतलब मॉरिशस के, भारत और मॉरिशस की बात करेंगे तो भारत और मॉरिशस के बीच में टैक्स को लेकर मतलब क्या हुआ, एक समझौता हुआ है, ठीक है। यूक्रेन की संसद ने विवादास्पद भर्ती कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य रूस के साथ युद्ध में घटती सेनाओं को फिर से मतलब भरना है, इसलिए विवादास्पद मतलब भर्ती कानून को मतलब क्या किया, पारित किया, ठीक है, यूक्रेन की संसद के द्वारा, ठीक है। अब एक प्रश्न है, रूस ने क्रीमिया को कब हस्ता मतलब क्या किया था, हथिया लिया था।
बताइए। 55 रूस ने क्रीमिया को कब हथिया लिया था? 55 में 2014 में, ठीक है। कब हथिया लिया था? 2014 में। ये अपने क्रीमिया ने मतलब क्या किया है, क्रीमिया ने मतलब क्या किया है अपना सॉरी क्रीमिया बोल रहा हूँ, यूक्रेन ने अपना विवादास्पद जो कानून जो पारित किया उसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों का सैन्य पंजीकरण दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होती है, और विदेश में राज्य सेवा के लिए आवेदन करने वाले पुरुषों के लिए सैन्य सेवा के लिए पंजीकरण करना मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। अब देखें जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त, ठीक है। ध्यान में क्या नाम है इसका, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर, पूछ सकते हैं जगह कहां पड़ता है, ठीक है। ड्रोन हमले के बाद रूसी नियंत्रित जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें परमाणु सुरक्षा पे सवाल उठे। देखिए, कभी भी किसी भी दो देश के बीच में क्या होता है, कभी भी मतलब लड़ाई वगैरह भी होती है ना, तो दोनों देश इस चीज को मतलब ध्यान रखते से दोनों किसी के परमाणु रिएक्टर वाला जो स्थल जो होता है वहां पे मतलब हमला नहीं करते हैं। भारत भी पाकिस्तान के साथ इन अस्त्रों का मतलब क्या करता है, आदान प्रदान करता है, हर साल होता है, ठीक है। ये जापोरिजिया की बात करेंगे, परमाणु रिएक्टर जो था क्षतिग्रस्त हो गया है ड्रोन हमले के बाद, रूसी नियंत्रण में पड़ता था। जापोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, ठीक है। दक्षिण पूर्व यूक्रेन में निप्रो या फिर नाइपर नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व यूक्रेन में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि इस पे कब्जा किसका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कब्जा किसका है, ठीक है। तो इस पे रूस का कब्जा है, ठीक है। ध्यान में, कला सागर में गिरने वाली नदी है नाइपर नदी, अभी चर्चा में। नाइपर नदी कहाँ पे जाते हैं, नाइपर नदी कहाँ पे गिरती है, नाइपर नदी कहाँ पे गिरती है, ठीक है, काला सागर ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है। ये वर्तमान में रूसी सेनाओं के नियंत्रण में, ये तो यूक्रेन में तो था, जापोरिजिया की बात की यूक्रेन में था, लेकिन वर्तमान में किसके नियंत्रण में है, तो रूसी सेना के नियंत्रण में है। ध्यान में इसको रखिए, पूछा सकता है एग्जाम में से ये क्या चीज से संबंधित है जापोरिजिया। परमाणु सुरक्षा के तत्व पर है, परमाणु सामग्री अन्य रेडियोधर्मी सामग्री संबंधित सुविधाओं से जुड़े निर्देशित आपराधिक या जानबूझकर अनधिकृत कृत्यों की रोकथाम है, पता लगाना और प्रतिक्रिया देना, ठीक है। मतलब ध्यान में रखा जाता है एक दूसरे के मतलब परमाणु जो संबंधित जो क्षेत्र है वहां पे हमला नहीं किया जाता है, इस चीज का ध्यान एटलीस्ट रखा जाता है। भारत और पाकिस्तान भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया, ठीक है। भारत को पछाकर चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया। इस बदलाव का श्रेय प्रतिबंधों और बढ़ती कीमतों के कारण भारत के आयात में कमी को दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मार्च 2024 के महीने दर महीने 7% की वृद्धि के बावजूद भारत का आयात चीन से कम हो गया, जो इसकी तेल खरीद रणनीति का बदलाव का संकेत देती है, ठीक है। म्यूट इसलिए किया जाता है क्योंकि पंखा के सामने बैठ के स्टैंड फैन खोल के और कूलर खोल के पढ़ाई करेगी तो इधर आएगा तो दिक्कत तो होगा ना। हम एकदम पंखा को स्लो कर देते, इसलिए मेरे तरफ से कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, साउंड होता है तभी हम म्यूट करते हैं। बाकी सभी लोग को बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन बशर्ते आप सही माहौल में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पंखा खोल के, ठीक है, सब कुछ के मतलब बैठे हो, समझ रहे हैं ना, इसीलिए म्यूट किया जाता है, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो इसलिए नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, शांति से पंखा बंद कर दीजिए, हम मेहनत से पढ़ाई कीजिए, गर्मी में पढ़ाई कीजिए तो मस्तिष्क में अच्छे से जाएगा, ठीक है। कितने लोग हैं जो पंखा खोल के आराम से कूलर एसी में बैठ के मतलब पढ़ाई कर रहे हैं एकदम अच्छे से, सर हम तो गैस जला के पढ़ रहे हैं। पढ़ाई मेहनत से ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन को लॉन्च किया, ठीक है। तो खाड़ी सहयोग सुरक्षा की बात करेंगे, जिसका नाम है जीसीसी ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए क्या किया, विजन को लॉन्च किया। दिसंबर 2023 में अपनाया गया विजन क्षेत्रीय सुरक्षा के एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो असहमति, हिंसा और संघर्ष को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद को मतलब क्या करता है, बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण सदस्यों देशों की साझा नियति और अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है, और किसी एक के लिए कोई भी खतरा सभी के लिए खतरा है। यह सदस्य देशों में आतंकवाद, उग्रवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकाबला करने का भी आग्रह करता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, तो खाड़ी सहयोग परिषद जिसको बोलते हैं जीसीसी ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन लॉन्च किया। इस विजन में क्या होगा, तो इस विजन में आतंकवाद, उग्रवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब के मतलब मुकाबला करने का आग्रह करता है। अब जीसीसी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, जिसमें 6 सदस्य शामिल है। कौन है, तो खाड़ी देश वाले आएंगे, बहरीन शामिल है,
कुवैत शामिल है, ओमान सल्तनत शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका अरब अमीरात, नहीं, संयुक्त राज्य मतलब सर यूएई, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। कौन कौन शामिल है? तो बहरीन शामिल है, कुवैत शामिल है, ओमान शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, ठीक है, जिसके यूएई शामिल है, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पे जीसीसी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कितने देशों का संगठन है ये? तो 6 देशों का संगठन है। 6 देश में कौन कौन सा देश शामिल है? थोड़ा नाम रिपीट कीजिए, कौन कौन सा देश शामिल है? ठीक है, तो कुवैत शामिल है, ठीक है, ओमान शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, ठीक है, और यूएई शामिल है। कौन शामिल है? यूएई शामिल है। 6 हो गया, एक बहरीन भी शामिल है, ठीक है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में स्थापित इस परिषद का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच समन्वय, एकीकरण, अंतर संबंध को मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चुनावों में बाधा डालने पर रिपोर्ट आई है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ताइवान में चुनावों को बाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में एआई जनित दुष्प्रचार अभियान मतलब प्रयास किया है, ठीक है। मतलब कौन कर रहा है ऐसा? चीन कर रहा है, ठीक है। अब किस प्रकार से मतलब दुष्प्रचार कर रहा है उसको देखेंगे। चुनाव के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने के लिए एआई जनरेटिव ऑडियो, एआई जनरेटिव एंकर, एआई इनहांस वीडियो, ठीक है, एआई जनरेटिव मीम्स आदि तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीप फेक वगैरह तो आप लोग जानते ही है, एआई मतलब काफी अधिक प्रभावित कर रहा है, ठीक है, पता ही आपको, ठीक है। आप देखेंगे यूएन, ठीक है, यूएनएचआरसी ने इंटरसेक्स अधिकारियों के लिए अपनी तरह का पहला प्रस्ताव को अपनाया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको यूएनएचआरसी बोलते हैं, ने 55वें सत्र में यह संकल्प अपनाया। क्या संकल्प अपनाया? तो इंटरसेक्स अधिकारियों के लिए अपनी तरह का प्रस्ताव लेकर आया है, ठीक है। क्या होगा ये? तो लिंग विशेषताओं को जन्मजात भिन्नता वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव, ठीक है, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं का मुकाबला करना है, ठीक है। लिंग विशेषताओं में जन्मजात भिन्नता, समझ रहे हैं ना, उनके मूल कारणों के संबोधित करने के साथ साथ इंटरसेक्स लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानव के आनंद का एहसास कराने में मदद करेगा, ठीक है। इंटरसेक्स लोग यौन विशेषता जैसे यौन शरीर की रचना हो सकती है, प्रजनन अंग, ठीक है, हार्मोनल पैटर्न या फिर क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, जो पुरुष और महिला शरीर के विशेष द्विधारी धारणाओं में फिट नहीं होते, ना तो पुरुष होते ना तो महिला होती है, ठीक है। तो वैसे लोग इंटरसेक्स के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, जिनमें मतलब यौन विशेषताएं में डिफरेंट हो सकती है पुरुष और महिला से, जैसे यौन शरीर की रचना डिफरेंट हो सकती है, प्रजनन अंग डिफरेंट हो सकते हैं, हार्मोनल पैटर्न पे क्रोमोसोमल पैटर्न भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसके लेकर मतलब क्या हुआ है, तो यूएनएचआरसी ने अपना एक मतलब प्रस्ताव लेकर आया जो कि इंटरसेक्स के अधिकारों को लेकर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्स के साथ क्या किया जा रहा है, बहुत ही अधिक मतलब भेदभाव, बहुत ही विभिन्न तरीके के मतलब रवैये के साथ उनको समाज में देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूएनएचआरसी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको यूएनएचआरसी कहते हैं। स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 2006 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। मुख्यालय की बात करें, कहाँ पे मुख्यालय? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो उमर जिनवर की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष है। आप चलते विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो अबू धाबी में संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ संपन्न? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न होता है? तो अबू धाबी में होता है। कहाँ पे होता है? अबू धाबी में। कितने नंबर का था? 16वां नंबर का था। 16वां नंबर का विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में संपन्न हुआ। उद्देश्य क्या रहेंगे? तो वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर मतलब बातचीत को बढ़ावा देना, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में भी कार्य करता है। राज्य के स्वामित्व वाली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी, ठीक है, मस्दर द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन ज्ञान, विचारों और
समाधानों के आदान प्रदान के लिए अस्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल में वैश्विक नेताओं के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। इसमें मसदर की Y4S मतलब यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी और वाइजर वाइजर की बात करेंगे, स्थिरता, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा में महिलाएं जैसी पहलों में मंच शामिल होंगे। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको ध्यान में रखना विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में संपन्न हुआ, जो कि 16वां नंबर का था। कितना नंबर का था? तो 16वां नंबर का था। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ताइवान में भूकंप आया, ठीक है। कितनी तीव्रता का भूकंप आया? 7.4 तीव्रता का, मतलब ताइवान में आपको भूकंप। हाँ, आज का इतना ही है ना, 17+18 इसी में था ना, इतना ही पड़ गया। क्या बोल रहे हैं 17+18 मतलब? तो 35 है ना इसमें, तो आपने बोला था ना 17 पढ़ के आने के लिए। अच्छा हाँ, तो ये लास्ट करवा दे रहा हूँ, तो स्पष्ट बोला कीजिए ना, लास्ट करवा देता हूँ। ताइवान में ये पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा भूकंप है। कहाँ पे भूकंप आया है? तो ध्यान रखिएगा, ताइवान में भूकंप आया, ठीक है। यूरेशिया और फिलीपीन सागर प्लेटों के बीच में सीमा के पास रिवर्स फॉल्टिंग के परिणाम स्वरूप भूकंप आया। रिवर्स फॉल्ट पृथ्वी के पपरी चट्टान के दो खंडों के बीच विभाजन, जो कि संपीड़न बलों के कारण मतलब होता है। तो कहाँ भूकंप आपको देखने को मिला है? ताइवान में आपको भूकंप देखने को मिला है, ठीक है। विशेष रूप से ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर फिश सर्कम पैसिफिक बेल्ट के पास स्थित है। और प्रशांत महासागर के पास जो जगह स्थित होता है वहाँ पे भूकंप खूब आती है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों वाले स्थलों की एक घोड़े की नाल की आकार की श्रृंखला है, जहां पे भूकंप आती है, ठीक है। सभी भूकंपों में लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर के आसपास आते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के सभी सक्रिय ज्वालामुखियों के लगभग 75% यहीं पे आ पाया जाता है। दिक्कत की बात क्या है ना, जापान वगैरह जो है ना, इसी के आसपास बसा हुआ है, इसलिए वहां पे खूब भूकंप आता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे 19 नंबर से आगे के प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक है। कब कितने से करेंगे? तो 19 नंबर से आगे के प्रश्न को कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, आई थिंक 18 तक के प्रश्न तो आपका हो ही गया, ठीक है।